टीडीएस सुनते ही हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। आज हम लोग उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब यहाँ देखेंगे। जैसे कि टीडीएस क्या है, टीडीएस क्यों काटा जाता है, डिडक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, टीडीएस जो कटा है उसका ड्यू डेट क्या होता है पेमेंट करने के लिए, और रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या होता है। उसी के साथ साथ जो डिपॉजिट करने में अगर देरी होती है तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, और रिटर्न फाइलिंग में अगर लेट होता है तो उसके क्या कंसेक्वेंसेस है, लेट फीस जो भी लगेगी वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग टाइप ऑफ फॉर्म्स देखेंगे, टाइप ऑफ सर्टिफिकेट देखेंगे, एंड कौन काटता है टीडीएस ये भी डिस्कस करेंगे। और कुछ टाइप ऑफ पेमेंट जिस पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, हम लोग कुछ कॉमन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज टीडीएस? मैं पहले आपको यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जो टीडीएस काटता है उसको हम लोग यहाँ पे डिडक्टर कहेंगे, एंड जिसका टीडीएस कटता है उसको हम लोग डिडक्टिव बोलेंगे। तो टीडीएस क्या है हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि एक सर्टेन पार्ट ऑफ टैक्स जो कि सोर्स मतलब जो डिडक्टी को पे करता है पैसे, उस टाइम पे जो एक पोर्शन ऑफ टैक्स कटता है दैट इज टीडीएस। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सम पार्ट or percentage of your income is deducted by a company giving you income and the net amount is paid. The tax is deducted in this way is called TDS. The company which deducts the TD tax deposit the money in the government account. मतलब कि जो भी TDS आपसे कटता है वो गवर्नमेंट अकाउंट में एक टाइम लिमिट के साथ डिपॉजिट किया जाता है। टाइम लिमिट हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि ए लिमिटेड कोई एक ऑफिस रेंट पे लेते हैं जिसका रेंट 50,000 होता है। एज पर टीडीएस का सेक्शन, लेट्स से टीडीएस का रेट है 10%। तो यहाँ पे ए लिमिटेड 50,000 के रेंट के सामने 5,000 रुपीज़ टीडीएस काटेगा एंड 45,000 रेमिट कर देगा अपने लैंडलॉर्ड को, एंड 5,000 जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। ये एक हायरार्की बोलिए या फिर ट्रांजैक्शन कैसे गो थ्रू होगा आपके ए लिमिटेड की बुक्स में और लैंडलॉर्ड की बुक्स में। तो यहाँ पे जैसे कि टोटल रेंट जो है वो बुक होगा ए लिमिटेड की बुक्स में, 5,000 टीडीएस कटेगा और नेट जो पेमेंट है वो लैंडलॉर्ड को 45,000 का ही जाएगा। सिमिलरली मैं लैंडलॉर्ड की बुक्स में कैसे बुक होगा, इनकम पूरा 50,000 बुक होगा जो रेंट का अमाउंट है, टीडीएस जो है वो रिसीवेबल में एंट्री होगी और नेट जो बैंक में रिसीव होगा वो 45,000 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 45,000 रुपीज़ उनको मिलता है, लेकिन बुकिंग पूरा 50,000 का करना पड़ता है क्योंकि जो रेंट है वो 50,000 है और जो टीडीएस है उनके बिहाफ पे ए लिमिटेड गवर्नमेंट को पे करती है, जो कि कैसे क्लेम होता है हम लोग आगे समझेंगे। हम लोग यहाँ इस जर्नल एंट्री से समझेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की बुक्स में एंट्री कैसे करते हैं। जैसे कि ए लिमिटेड कोई रेंट पे कर रहा है तो वहाँ पे वो एंट्री करते हैं बाय रेंट एक्सपेंसेस 50,000 टू लैंडलॉर्ड 50,000, और उसके नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट कैसे नॉक ऑफ होगा वो बताया हुआ है। बाय लैंडलॉर्ड 50,000 टू टीडीएस पेएबल 5,000, जो कि टीडीएस काटा गया है ए लिमिटेड की तरफ से लैंडलॉर्ड का, और 45,000 बैंक से पेमेंट हो गया है। 5,000 डिडक्ट करके बैलेंस 45,000 पे हो गया। और नेक्स्ट जब गवर्नमेंट को पे करने की बारी आएगी, जो टीडीएस काटा हुआ है ए लिमिटेड ने अपने लैंडलॉर्ड का, वहाँ पे एक और एंट्री पास होगी बाय टीडीएस पेएबल टू बैंक। इस तरह से ये जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलर वे में हम लोग एक एंट्री देखते हैं लैंडलॉर्ड की बुक्स में।
ये एंट्री होगी, ये एंट्री करनी है हमको लैंडलॉर्ड के बुक्स में, जहाँ पे आप देख पा रहे होगे रेंट इनकम जो है वो पूरा 50,000 से बुक हुआ है बाय ए लिमिटेड, जो कि टेनेंट है ए लिमिटेड, और रेंट बुक हुआ है 50,000 बाय बैंक, 45,000 मिला है उनको बैंक में, 5,000 जो है वो रिसीवेबल रहेगा, 5,000 टीडीएस, जो कि इनका टीडीएस डिडक्ट करके ए लिमिटेड गवर्नमेंट को पे करने वाला है, एंड टू ए लिमिटेड। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में बाय ए लिमिटेड हुआ है 50,000 और सेकेंड एंट्री में टू ए लिमिटेड हुआ है 50,000, जो कि नॉक ऑफ हो रहा है सामने सामने। ये तो हमने जाना कि कैसे टीडीएस डिडक्ट हुआ, बेसिक एंड उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है टीडीएस क्यों काटा जाता है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ये चाहती है कि छोटे छोटे टैक्स पेयर्स को कैसे मेन इनकम टैक्स फाइलिंग में कैसे लाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इनकम तो कमा रहे हैं लेकिन टैक्सेस नहीं पे करते, या फिर उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे इनको ट्रैक करें, क्योंकि नंबर ऑफ जो पैन होल्डर्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो डिडक्टर इन छोटे छोटे सप्लायर्स को, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स को, या छोटे छोटे जितने भी लोग इन लोगों से एसोसिएट होते हैं, और अगर उनको देने वाला जो पेमेंट है डिडक्टर जो पे करता है, अगर वो प्री डिफाइंड सेक्शन, प्री डिफाइंड नेचर ऑफ पेमेंट में फॉल करता है, जो कि गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, अगर वो उन सेक्शंस में फॉल करते हैं तो डिडक्टर को उनका टीडीएस काटना है। और जब डिडक्टर पैन के थ्रू पूरा डेटा टीडीएस रिटर्न में डाल के रिटर्न फाइल कर देता है, तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पूरा डेटा मिल जाता है कि डिडक्टर ने किस डिडक्टी को कितना पे किया है। तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट को पूरा का पूरा डेटा मिल गया कि किसके पास कितना इनकम आया है, और जब रिटर्न फाइलिंग होगा डिडक्टी के साइड से, तो गवर्नमेंट इजीली रिकंसाइल कर पाएगी कि जो रिटर्न्स है वो प्रॉपर इनकम जो डिडक्टर ने ऑफर किया है इनको अपने टीडीएस रिटर्न में, और जो ये इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल कर रहे हैं, दोनों चीज़ें रिकंसाइल कर लेती है गवर्नमेंट। और इससे जो मेन जो पर्पस है गवर्नमेंट का, उसमें जो टैक्स फाइलिंग पर्सन है उनके नंबर में इंक्रीज हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि जो छोटे मोटे टैक्स पेयर्स है जिनका टीडीएस कट चुका होता है बट टोटल इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट के नीचे है, तो उस केस में क्या होगा कि उनको अगर रिफंड क्लेम करना है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइलर पोर्टल पे आए और अपना अपना रिटर्न फाइल करे। उसके बाद है जो डिडक्टर है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिडक्टर को सबसे पहले एक टैन नंबर लेना होता है। बेसिकली जैसे हम लोग पैन सबको पता है, सेम तरीके से एक टैन होता है जो कि डिडक्टर को लेना होता है। एब्रीवेशन टैन का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, जो कि एक फॉर्म 49B है वो भर के आपको लेना होता है। उसके बाद जो सेकंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो नेचर का पेमेंट है उसमें प्री डिफाइंड जो रेट्स है गवर्नमेंट के, आप उसी में प्रॉपर तरीके से उतना ही टीडीएस काटिए, और जो टीडीएस कटा है उसको अपनी ड्यू डेट पे प्रॉपरली भर दीजिए, और उसके बाद जो रिटर्न का ड्यू डेट है उस पर आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। और इन सब का जो एक प्रूफ होता है दैट इज टीडीएस सर्टिफिकेट, जो रिसिपिएंट को देना होता है। जैसे कि हमारे प्रीवियस एग्जांपल में ए लिमिटेड ने लैंडलॉर्ड का टीडीएस काटा, तो बदले में सारा प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेस मतलब डिडक्शन के बाद पेमेंट, पेमेंट के बाद रिटर्न,
ड्यू डेट पर। उसके बाद डिडक्टी को कैसे पता चलेगा कि डिडक्टर ने प्रॉपरली सब कुछ कर दिया है, तो इसलिए डिडक्टर डिडक्टी को एक सर्टिफिकेट देता है, दैट इज फॉर्म 16A इन केस ऑफ अदर देन सैलरी। सैलरी के केस में फॉर्म 16 होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और अदर देन सैलरी में फॉर्म 16A होता है, वो इशू करते हैं जो कि एक ड्यू डेट के हिसाब से रिटर्न फाइलिंग के 15 डेज में अवेलेबल होता है। वो हम और आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। उसके बाद है, अगर टीडीएस डिडक्ट होने के बाद इसको पे कब तक कर सकते हैं, उसका ड्यू डेट डिफाइंड है। जिस भी मंथ में टीडीएस कटा उसके नेक्स्ट 7th तारीख तक भर दिया जाना चाहिए। जैसे कि टीडीएस कटा है अप्रैल मंथ में, अप्रैल मंथ का कोई भी डेट हो सकता है, 1 से लेके 30 तक कोई भी तारीख, उसका जो टीडीएस भरने का ड्यू डेट है वो नेक्स्ट मंथ 7th मतलब 7 मई को आपको डिपॉजिट करना है। ये जो 7th मई का डेट है ये ऑल टुगेदर अप्रैल टू फेब तक चलता है। स्पेसिफिकली मार्च में जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल हो जाता है, 7 अप्रैल की जगह पे आपको 30 अप्रैल तक देते हैं यहाँ पे टाइम, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम होता है सभी के लिए, तो उस एक मंथ को एक्सेप्शन दिया गया है। सेम वे गवर्नमेंट का जो ड्यू डेट्स होता है दैट इज 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ ओनली, और बुक एंट्री से अगर पे करते हैं तो सेम डे। बुक एंट्री नॉर्मल कोर्स में बहुत कम यूज़ होता है, पहले होता था, अभी सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ करती है मेजरली यहाँ पे। और इसको डिपॉजिट करने के लिए बहुत एक सिंपल सा एक चालान होता है, जो जिसका चालान नंबर है ITNS 281। ये हम लोग कभी एक फ्रेश वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे फिलअप करते हैं। अब टीडीएस डिडक्ट हो गया, ड्यू डेट पे हो गया, उसके बाद बारी आती है रिटर्न फाइलिंग की। तो ये कुछ ड्यू डेट्स होती है, जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर है 1 अप्रैल से 30 जून तक, एक क्वार्टर ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट मंथ का जो लास्ट डे है जून के बाद जुलाई, उसका लास्ट डे दैट इज रिटर्न फाइलिंग डेट ऑफ Q1। सेम वे 1 जुलाई टू 30 सितंबर सेकेंड क्वार्टर, उसका लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। एंड थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, इसका ड्यू डेट है 31 जन 2014। ये जो 23 या 24 लिखा है बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग 23-24। एंड उसके बाद Q4 में, जैसे कि मैंने पहले ड्यू डेट में बताया कि मार्च को एक एक्सेप्शन दिया गया, वैसे ही सेम चीज़ Q4 में भी Q4 के रिटर्न को के लिए भी एक एक्सेप्शन है। जैसे ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि रिटर्न क्वार्टर एंड के बाद 1 महीना ही दिया गया, बट फोर्थ क्वार्टर में हमको 1 महीना एक्स्ट्रा और मिलता है। जैसे कि मार्च के बाद अप्रैल लास्ट डेट होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे मई है 31 मई ड्यू टू दैट क्लोजिंग। अब जब रिटर्न फाइल हो जाते हैं तो जो सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं वो रिटर्न फाइलिंग से 15 डेज में हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से जनरेट करवा के पोर्टल पे। इसके लिए जैसे 31 मई लास्ट डेट है, तो आपके लिए ये डेट हो जाती है 15 जून। 15 डेज में डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब अगर हमने कोई रिटर्न अगर 1 मई को किया तो हम 15 मई को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 15 जून तक ड्यू डेट है तो तभी तक। रिटर्न फाइलिंग होने के बाद इसका मतलब है कि 15 डेज में अवेलेबल हो जाता है आपके लिए। ये रिटर्न आपको अवेलेबल करा देते हैं पोर्टल पे कि आप रिक्वेस्ट डालिए और डाउनलोड कर लीजिए विद इन 15 डेज। अब एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट इन नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस। जैसे हमने टीडीएस काट लिया और फिर भरने में डिले हो गया, तो उसके क्या कंसेक्वेंसेस हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट में ऐसे जो फर्स्ट पॉइंट में डिस्कशन ऐसा है कि जैसे हमने टीडीएस लेट काटा। टीडीएस कब कटता है? टीडीएस जब पेमेंट होता है उसी टाइम पे टीडीएस कट जाना चाहिए। अगर आपने लेट काटा तो उस पर 1% पर मंथ
का टीडीएस लगता है। एंड सेकेंडली, अगर आपने टीडीएस काट लिया और जो नेक्स्ट मंथ का 7th डेट है ड्यू डेट भरने के लिए, अगर आपने उस दिन तक नहीं भरा तो आपको 1.5% पर मंथ मीन्स 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा। इसमें एक खास ध्यान देने वाली ये बात है, जैसे कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो डे वाइज नहीं लगता है, मंथ वाइज लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें, जैसे हम लोग क्या समझेंगे कि अगर 1.5% बोल रहे हैं तो अप्रैल मंथ का डिडक्शन 7th मई को पे कर देना चाहिए था, जो कि 7th मई को नहीं हुआ। तो नॉर्मल कैलकुलेशन में हम लोग 1.5% कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे जो प्रोविजन है, प्रोविजन ऐसा नहीं बोल रही है। प्रोविजन क्या समझाती है कि अगर आपने कोई ड्यू डेट मिस की है तो जिस मंथ का डिडक्शन था, पार्ट ऑफ मंथ और फुल मंथ, उस मंथ का भी ब्याज लगेगा आपको। तो लेट्स से अप्रैल में अगर कोई डिडक्शन था, मई में नहीं भरा आपने, तो 1.5% फॉर अप्रैल एंड 1.5% फॉर मई, ऐसे आपको 3% का इंटरेस्ट लग जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रखा है, हम लोग उससे समझते हैं। जैसे if you have pay the TDS of rupees 3000 which you deducted on January 15th, but you paid this TDS after the actual date of TDS deposit on May 29th. So the interest will be calculated 3000 into 1.5% into 5 कैसे आया है, अब हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं। अगर मैं जैन को छोड़ दूँ तो क्या होगा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना होगा। लेकिन यहाँ 4 महीना नहीं होगा, क्योंकि जैन का डिडक्शन है, जैन भी काउंट होगा, इसलिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीना हो जाएगा। तो इसीलिए आगे आप देख पाओगे 3000 इंटू 1.5% पर मंथ इंटू 5 मंथ, तो ऐसे कैलकुलेशन होगा और इंटू 25 का इंटरेस्ट आएगा वहाँ पे। लास्ट पॉइंट मैंने जो लिख रखा है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि the calculation of interest for the payable TDS amount is done on the basis of date from when the TDS was deducted instead of date on which it was due, जो कि मैंने पहले ही बताया। अगर अप्रैल का डिडक्शन था और मई में ड्यू था, अगर हमने मई में नहीं भरा तो 1 महीने का नहीं, हमको 2 महीने का कैलकुलेट करना होगा। अप्रैल का जिस महीने में कटा है 1.5%, और मई जिस महीने में ड्यू डेट थी वो भरने के लिए। आगे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि अगर जैसे हमने लेट पेमेंट का देख लिया, इंटरेस्ट कैसे लगता है 1.5% पर मंथ, सेम वे हम अगर रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट मिस हो जाता है हमसे, तो एज पर सेक्शन 234E हमको 200 पर डे की पेनल्टी लगती है। जितना भी दिन लेट होगा 200 मल्टीप्लाइड बाय दैट अमाउंट, अमाउंट डे। इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो समझने लायक है, जैसे कि लेट्स से आपकी लाइबिलिटी अगर 5000 है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, और आपका जो नंबर ऑफ डेज है वो डिले हुआ है 122, और उसके अकॉर्डिंग 122 इंटू 200 करेंगे तो वो लेट फी निकल के आती है 24,400 रुपये। लेकिन ये प्रोविज़न ये भी बताती है कि आपकी लेट फी आपकी रिटर्न TDS रिटर्न में जो लाइबिलिटी है उसको कभी सरपास नहीं कर सकती। वो एक थ्रेशोल्ड बना देगी वहाँ पे। आपके रिटर्न में लाइबिलिटी अगर 1000 रुपये की है तो आप भले से 1 साल बाद रिटर्न फाइल करोगे, आपकी लेट फी 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। आपकी 50,000 है तो आपकी लिमिट जो TDS लेट फी की लाइबिलिटी है वो 50,000 को क्रॉस नहीं करेगी। भले से वो लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर आएगी, 200 रुपये पर डे के हिसाब से लेट कितना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो 200 रुपये जो लाइबिलिटी है आपकी उसको कभी क्रॉस नहीं करेगी आपकी लेट फी की पेनल्टी। ये एक पॉइंट है यहाँ पे।
उसके बाद ये कुछ टाइप ऑफ फॉर्म्स है। 24Q फाइल होता है TDS ऑन सैलरी के लिए। 26Q होता है अदर देन सैलरी एक्सेप्ट सैलरी। 27Q TDS ऑन नॉन रेसिडेंट, अगर हम लोग किसी फॉरेन रेसिडेंट को नॉन इंडियन को अगर पेमेंट करते हैं किसी भी तरह का, तो उसके लिए हम जो रिटर्न जो TDS काटेंगे उसका जो रिटर्न फाइल करेंगे वो 27Q में करेंगे। 26QB और QC दोनों ही रिटर्न एक प्रॉपर्टी एक रेंट रिलेटेड है और एक प्रॉपर्टी रिलेटेड है। 26QB के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। 26QB एक चालान कम रिटर्न होता है। इसमें कोई अलग से चालान और ये नहीं भरा जाता रिटर्न। ये एक ही चालान कम रिटर्न होता है जिसमें पूरा डिटेल देना होता है। बेसिकली ये कब फाइल होता है, जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, उसमें अगर उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख एक्सीड होता है तो TDS जो काटा जाता है उसको भरने के लिए ये फॉर्म यूज होता है 26QB। एंड 26QC जो है वो TDS अगर इंडिविजुअल है और वो 50,000 से ऊपर का रेंट देता है तो वहाँ पे सेम वे जैसे 26QB है सेम वे QC भी होता है, चालान कम रिटर्न ही होता है वो। तो वहाँ पे साल में एक बार आपको रिटर्न पूरा TDS काट के भरना होता है। इन ऊपर जो भी फॉर्म्स हमने डिस्कस किए इनके सामने जो सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं वो इस तरह से है। 24Q के सामने हम लोग फॉर्म 16 देते हैं। 26Q के सामने हम लोग 16A देते हैं। 7Q के सामने भी वो 27Q के सामने भी वही आता है 16 है। बाकी 26QB के सामने 16B और QC के सामने 16C TDS ऑन रेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कि TDS कौन काटेगा। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ या मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो एप्लीकेबिलिटी कैसे समझेगी मुझको कि कैसे कौन TDS काटना चाहिए, किसको काटना चाहिए। क्योंकि अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो बहुत सारे पेमेंट ऐसे हैं जो हम लोग भी डे टू डे में बहुत बार कर देते हैं, तो क्या हर कोई TDS काटेगा? नहीं, इसका जवाब नहीं होता ऐसे। इसका जवाब ऐसे है कि जो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म्स होती है इनको 10 नंबर कंपलसरी होता है, और जो प्रोप्राइटरी फर्म है इंडिविजुअल HUF जो होते हैं इन लोगों को तब एप्लीकेबल होता है जिस साल इनको ऑडिट एप्लीकेबल होता है। लेट्स से किसी को पहला साल यही साल है कि ऑडिट एप्लीकेबल हो गया, तो इस साल के लिए एग्जाम्पशन है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर है। उनको भी नहीं पता था कि साल के ख़त्म होते होते उनका टर्नओवर बढ़ जाएगा और उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इस साल उनका ऑडिट हो चुका है, नेक्स्ट ईयर के लिए उनको तैयारी रखनी पड़ेगी कि उनको TDS 10 के लिए अप्लाई करना है और TDS की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है उनको काटना ही पड़ता है, और प्रोप्राइटरी फर्म अगर ऑडिट है तो काटिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पेमेंट। कुछ जो मेजरली ज़्यादा यूज़ में आते हैं हम लोग वही डिस्कस करेंगे। अगर आपको चार्ट के हिसाब से आप गूगल करोगे तो चार्ट एक मिलता है। अगर आपको चाहिए रहेगा तो मुझको कमेंट कर देना, मैं आपको चार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने उन्हीं सेक्शंस को यहाँ कवर किया है जो मेजरली यूज़ होते हैं। TDS चार्ट तो बहुत बड़ा है बट कुछ सेक्शंस बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। मैंने यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में, मैंने उन्हीं को कवर किया है। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको बिल्कुल हेल्प कर दूंगा उसमें। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं सेक्शन 192 से। 192 में सैलरी पे TDS कैलकुलेट होता है। इसका कोई स्पेसिफिक रेट नहीं होता है। न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम के हिसाब से पूरा टैक्स कैलकुलेट होता है। जो भी डिडक्शन अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, उसके बाद जो भी टैक्स बनता है उसको डिवाइड बाय 12 कर देते हैं और 12 महीने में हर महीना धीरे धीरे कट जाता है। इस पे मैं आपको कैलकुलेशन न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम में क्या डिडक्शन अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है,
कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा इसके लिए एक स्पेशल सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे सैलरी पे टीडीएस कैलकुलेट होता है और कैसे कौन से आपको डिडक्शन अवेलेबल है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में। अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं 193। 193 बेसिकली जो इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड्स के अगेंस्ट और डिबेंचर के अगेंस्ट उसको गवर्न करता है। वहाँ पे रेट है 10% दोनों के लिए, इंडिविजुअल को अगर देंगे तो भी और किसी कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको भी 10% ही टीडीएस कटेगा। दोनों का लिमिट जो है डिबेंचर का 5000 है और बॉन्ड का 10000 है। अगला सेक्शन है 194। 194 है डिविडेंड के लिए। डिविडेंड जो कंपनीज पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसका लिमिट है 5000 और टीडीएस रेटेड 10%। अगर आपको किसी कंपनी से टीडीएस डिविडेंड मिलता है 5000 से ज़्यादा तो उस पर कंपनी 10% टीडीएस काटेगी और बैलेंस आपको 4500 रुपये रेमिट कर देगी। अगला सेक्शन है 194A। 194A है इंटरेस्ट के लिए। अगर बैंक अपने कस्टमर का टीडीएस इंटरेस्ट देती है, कस्टमर को इंटरेस्ट देती है, तो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 का लिमिट है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 का लिमिट है। उसके ऊपर जाएगा तो 10% का टीडीएस विथहोल्ड करती है बैंक। अगला सेक्शन है 194A ही है बट वो बैंक नहीं, अगर अदर देन बैंक है और सिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अदर देन सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जो हमने ऊपर देखी 193 में डिबेंचर और बॉन्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई नॉर्मल पर्सन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कोई कंपनी या कोई प्रोप्राइटरी फर्म, एचयूएफ फर्म, एचयूएफ जो प्रोप्राइटर हो उसका, वो लोग अगर किसी को इंटरेस्ट देते हैं लोन के सामने तो वहाँ पे लिमिट 5000 हो जाती है। बैंक अगर देती है तो 40 और 50 है सीनियर और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, बट वही लिमिट कम होकर 5000 हो जाती है अगर कोई बैंक के अलावा अगर कोई देता है किसी को। तो यहाँ पे अगर कोई ऑडिटेड फर्म अपने किसी लोन पे, जैसे कि आपको पता होगा अगर किसी फर्म ने बैंक से लोन लिया है, टर्म लोन लिया है या सीसी लिया है, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट पे करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे वो जो बैंक को हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं वो बैंक का टीडीएस नहीं काटेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन मिला हुआ है यहाँ पे बैंक्स को। बैंक को जो भी इंटरेस्ट पे होता है उस पर कोई टीडीएस नहीं आता। तो मैं एज अ बिजनेस ओनर अगर मेरा फर्म का ऑडिट होता है लेकिन साइमल्टेनियसली मेरे पास एक ओडी अकाउंट है या फिर टर्म लोन है बैंक से लिया हुआ किसी भी तरह का लोन जिस पे मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ बैंक को, तो ये 5000 का लिमिट बैंक पे अप्लाई नहीं होता, या 40,000 या 50,000 अगर मैं बैंक को पे कर रहा हूँ तो। अगर बैंक मुझे पे करता है तो डेफिनेटली बैंक टीडीएस काटेगा मेरा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। हम लोग अगला सेक्शन देखते हैं 194C। ये कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर से जो वर्डिंग है इसका वहीं से क्लियर होता है। किसी को अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे दी है, कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करवा रहे हो, कोई भी सर्विस जिसमें कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व है, वो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर फॉल करता है। इसमें दो क्राइटेरियाज है। अगर सिंगल पेमेंट है, सिंगल बिल है 30,000 से ज़्यादा, तो इमीडिएट टैक्स काटना पड़ेगा। 1% इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड 2% इन द केस ऑफ अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और अगर 30K का 30,000 का बिल नहीं है तो एग्रीगेट बिलिंग देखना पड़ेगा हमको 1 लाख का। अगर पूरे साल में छोटा छोटा बिल अमाउंट मिला के वो एग्रीगेट वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख क्रॉस हो जाती है तो उस केस में भी टीडीएस आएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि 1 लाख टीडीएस, 1 लाख क्रॉस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर टीडीएस काटना है कि पूरे 1 लाख अमाउंट पे काटना है। तो जो सेक्शन है वहाँ पे 30,000 का लिमिट और एग्रीगेट वैल्यू दी है। नॉर्मल प्रैक्टिस में जैसे ही 1 लाख क्रॉस होता है पूरे 1 लाख पे टीडीएस काट के हम लोग गवर्नमेंट को भर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवर कंप्लायंस इज़ बेटर देन नॉन कंप्लायंस का जो थेरी होता है वो लग जाता है और हम लोग पूरे 1 लाख पे टीडीएस काट लेते हैं। अगला सेक्शन है पेमेंट ऑफ कमीशन
और ब्रोकरेज। अगर हम किसी को भी कमीशन या ब्रोकरेज देते हैं, 15,000 लिमिट है उसका और 5% का रेट है। इंडिविजुअल और कंपनी के केस में, दोनों के केस में 5% का ही रेट है। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है 194 IA, IB, कैपिटल A और कैपिटल B। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के जो रेंट है उसका रेट है 2%, चाहे इंडिविजुअल को दे रहे हो या फिर कंपनी को दे रहे हो, और लिमिट है 2,40,000। सेम वे अगर लैंड एंड बिल्डिंग अगर दिया हुआ है, लिमिट सेम है 2,40,000, रेट है 10%। मैं पहले आपको प्लांट एंड मशीनरी बता देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब ऐसा है कि जैसे आपने देखा होगा क्रेन जाते हैं बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो सारे जो इंफ्रा कंपनी होती है सबके पास खुद का क्रेन नहीं होता है, लोग भाड़े से या रेंट पे लेते हैं वो मशीन्स। तो वो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो इस कैटेगरी में फॉल होती है जहाँ 2% TDS कटता है उनका। और लैंड एंड बिल्डिंग तो सभी को पता है, जो ऑफिसेस है, लैंड बिल्डिंग्स, ये सब है, इनमें भी 2,40,000 का लिमिट है एंड इसका रेट 10% होता है। सेम वे हमने जब टाइप ऑफ फॉर्म देखा था तो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड, 194 IA, 50 लाख का लिमिट है, 1% का TDS कटेगा। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है अपनी, लेट्स से की प्रॉपर्टी है 49 लाख की, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे ही 50 लाख एंड अबाउ जाती है वैसे ही आपको 1% TDS काटना पड़ेगा अपने सेलर का, जिसको आप पैसा दे रहे हो, और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर 26QB। आप रिवाइंड करके देख लेना एक बार, मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था टाइप ऑफ फॉर्म वाले शीट पे। अगला सेक्शन है 194 IB। ये मैंने फॉर्म डिस्कस करते टाइम बताया था 26QC। कोई इंडिविजुअल है जिसका कोई ऑडिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसका कोई बिजनेस ही नहीं है, अगर वैसा भी बोले तो चलेगा। कोई सैलरीड पर्सन है, वो अगर कोई अपने घर का रेंट 50,000 पर मंथ देता है, तो उस केस में इंडिविजुअल पर्सन को भी TDS काटना पड़ेगा अपने लैंडलॉर्ड का। 5% का रेट है। रेंट के अंदर हमने रेट जो देखे हैं 2%, 2%, 10%, 1% और अब 5%। ये सभी सब रेंट से रिलेटेड और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एक सेक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बाकी तीनों रेंट से रिलेटेड है। तो ये था उसमें चौथा पॉइंट। अब हम अगले सेक्शन पे मूव करेंगे 194J। 194J जो लिमिट है इसकी वो 30,000 है, लेकिन इसमें दो बाइफर्केशन होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल फीस और एक होता है टेक्निकल सर्विस। प्रोफेशनल फीस मतलब CA का फीस, एडवोकेट का फीस, और टेक्निकल सर्विसेज मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी सर्विसेज लेते हैं उसको यहाँ पे बाइफरेट किया गया है। लिमिट दोनों का 30,000 ही है। TDS रेट्स में थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि प्रोफेशनल्स को 10% भरना पड़ता है, 10% डिडक्ट करना होता है उनका, और टेक्निकल सर्विसेज में 2% डिडक्ट करना होता है। अब एक अगला सेक्शन है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया हुआ है 194O। इसमें एक नोटिफिकेशन आया है 28 दिसंबर आई गेस। इसका एक छोटा सा वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। 194O बेसिकली एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसे बड़े बड़े जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, इनके लिए है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं हूँ जो कि अमेज़ॉन के थ्रू अपना कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो इस सेक्शन के अंदर क्या बोला गया है कि अमेज़ॉन के थ्रू जो मैं बेचूंगा, और अमेज़ॉन जब उसके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करके जो मुझको पे करेगा, तो उस पेमेंट पे जो भी ग्रॉस वैल्यू है उनके पास मेरा, उस पर 1% TDS
194O में काट के गवर्नमेंट को भर देगा। ग्रॉस का मतलब ये है कि थोड़ा ब्रेकअप देके समझाता हूँ उसको। जैसे कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट बेचा है 500 रुपीज़ का, तो 500 रुपीज़ अमेज़ॉन ने रिसीव किए मेरे बिहाफ पे। लेकिन आपको पता होगा अमेज़ॉन जो प्रोडक्ट बेचने के लिए जो सर्विसेज यूज़ होती है अमेज़ॉन की, उसके लिए चार्ज करता है मुझको, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कमीशन, डिलीवरी फीस, ऐसे अलग अलग फीसेस चार्ज होती है। सबके अलग अलग टाइप ऑफ खर्चे बहुत सारे अलग अलग होते हैं। डिलीवरी फीस, एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर पैकेजिंग हो गया, फिर गिफ्ट रैपिंग हो गया, फिर प्लेटफॉर्म फीस हो गया, ऐसे अलग अलग चार्जेस हैं। अब यहाँ पे जो पेमेंट आएगा मुझको 500 रुपये, उसमें से ये सब डिडक्ट होके मुझको अमेज़ॉन देता है। लेकिन TDS जो है वो 500 पे ही कटेगा। मुझको जो पे हो रहा है वो नेट पे नहीं, बल्कि 500 रुपये पे ही कट जाएगा TDS। और जो मैंने अपडेट की बात की, अपडेट ये आया है, इसमें क्लेरिफिकेशन आया है। बेसिकली कोई एक नोटिफिकेशन में क्लेरिफिकेशन दिया है CBDT ने, जहाँ पे बोला गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो TDS 194O में वो 500 रुपये पे काट रहे थे, बट जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लग रहा था, डिलीवरी फीस लग रहा था, जो कि खर्चा मेरे लिए है, मेरी बुक्स में वो खर्चा बुक होगा, कमीशन मैंने अमेज़ॉन को दिया, तो एज पर सेक्शन 194H 194C मैं भी अमेज़ॉन का TDS काटूंगा, क्योंकि मैं भी उस नेचर के पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैं दो ही का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर, मीशो हो, मिंत्रा हो, जोमेटो, स्विगी, कोई भी हो, अगर ये लोग 194O में TDS काट रहे हैं और फिर मैं उसी परचेस पे जो ऑलरेडी मेरे ग्रॉस में इंक्लूडेड है, आप ये ट्रांजैक्शन को समझिए, 500 में जो मुझको पैसा मिलने वाला है वो कट के मिलेगा, जो कि कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट का जो भी पैसा लगा है मेरा वहाँ पे, वो कट के मिलेगा। लेट्स से मेरा 50 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ, तो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन मुझको 50 रुपये काटेगा और 194O का 1% जो बनता है 500 रुपये पे, वो भी काटेगा और बैलेंस मुझको रेमिट कर देगा। अब सेकंड क्या होगा कि मैं उनको TDS काटूंगा जो कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट फीस मैंने पे की है। 500 रुपये पे कोई लिमिट नहीं होती, बट मैं 500 रुपये सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, और इसका लिमिट 5 लाख रुपए है। अगर 5 लाख से ज़्यादा वो लोग पे करते हैं तो आएगा, बट मैं एग्जांपल के लिए 500 रुपये लिया सिर्फ। अब यहाँ पे जो मैं TDS काटूंगा वो मैं भरूंगा इनके बिहाफ पे और बाद में रिम्बर्स करवाऊंगा। तो इस दो बार जो TDS डिडक्शन हो रहा था, जो मैं आपको अपडेट की बात कर रहा था, वो यही अपडेट है कि जो क्लैरिफिकेशन आया है गवर्नमेंट के साइड से, उसमें क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर कोई भी ECO 194O में TDS काट लेता है, तो सेलर यानी कि मैं जो अमेज़ॉन के थ्रू प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं कोई भी उससे रिलेटेड खर्चे के ऊपर TDS नहीं काटूंगा। क्लियर शब्दों में लिख दिया है कि उस पे TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 194O में कट गया है, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्चा जो मैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट को पे करने वाला हूँ, उस पर मैं TDS नहीं काटूंगा। ये एक रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने सारे ई कॉमर्स सेलर्स को। आई होप कि मैंने थोड़ा ट्राई किया है आपको समझाने के लिए। अगर नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपको 194 एक बार फिर से समझा दूंगा। अगला एक सेक्शन है 194Q। 194Q एक नया सेक्शन था, जहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी था, क्योंकि एक 206 का TCS भी एप्लीकेबल हुआ था यहीं पे, और 194Q में TDS भी आ गया था। TDS ऐसा है, परचेस ऑफ गुड्स। लेट्स से आपने किसी एक पार्टी से 50 लाख से ज़्यादा का गुड्स परचेस कर लिया, तो अब जब आप उसको 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करोगे, TDS ऑन परचेस ऑफ गुड्स बोला है,
तो जब 50 लाख से ज़्यादा का परचेस हो जाता है तो 50 लाख का थ्रेशोल्ड माइनस करना पड़ेगा। अगर आपका परचेस जो है 70 लाख हो गया तो आपको 20 लाख पे टीडीएस काटना है 0.1% से। इसका एप्लीकेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो कुछ ऐसे है कि अगर आप परचेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ये एप्लीकेबल होगा आपको। अदरवाइज अगर आपका 10 करोड़ से टर्नओवर कम है तो सामने वाला जो पार्टी है जो आपको 50 लाख से ज़्यादा पे करता है वो आपसे टीसीएस कलेक्ट करना शुरू कर देगा। क्योंकि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है वो आपसे टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, फिर आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी यहाँ पे 194Q में टीडीएस काटने के लिए। और एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, इन केस अगर किसी बिल पे सामने सेलर ने आपसे टीसीएस कलेक्ट कर लिया है एक बिल पे, तो आपको उस पे 194Q में टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन पे एक ही बार टैक्स लगेगा, फिर से नहीं लगाना है। हाँ, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो एक कंप्लायंस पार्ट आपके साइड से आ जाएगा, आप टीसीएस कलेक्ट करना बंद कर दीजिए, हम टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे, ये आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। तो आज का जो लास्ट सेक्शन था 194Q ही है। हम लोग आज के इस सेशन को एंड कर दें। अगला वीडियो किस सेक्शन पे चाहिए या कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, टैक्स के कौन से सेक्शन पे चाहिए, आप मुझको कमेंट में बताइए। और एक सैलरी वाला सेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगले सेक्शन के।